नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एज द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा। देखो, जब एक ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ मीन्स लंबाई ज़्यादा होता है तब उस ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसका वैल्यू इंक्रीज ज़्यादा होगा या डिक्रीज कम होगा या जितना था उतना ही रहेगा या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा, जब एक ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ इंक्रीज होता है तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है। देखो, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है। जब एक ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ इंक्रीज होता है तब क्या होता है ना, उसका इंडक्टेंस भी इंक्रीज होता है, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू भी इंक्रीज होता है और उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। लेकिन क्वेश्चन में है इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा। देखो, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जिसको हम शॉर्ट में एक सेल कहते हैं, उसका फॉर्मूला है 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस। तो देखो, इधर इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो, जब लेंथ का वैल्यू इंक्रीज होता है तब इंडक्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज होता है, और जब इंडक्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होता है तब इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलेंसी सेल इन ए सिलिकॉन एटम हैज द लेटर यूज। देखो, जब हम सिलिकॉन एटम का जो वैलेंसी सेल होता है उसको हमें डिनोट करना होता है तो कौन सी लेटर का यूज करेंगे, ए को यूज करेंगे या के को या एल को या एम को। तो इसका आंसर होगा, सिलिकॉन एटम के लिए उसका वैलेंसी सेल हम एल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है। देखो, किसी भी एटम का जो पहला सेल होता है, न्यूक्लियस के पास में जो सेल होता है उसको हम कहते हैं जे सेल, जे। उसके बाद जो सेकंड में होता है उसको के कहते हैं, थर्ड में जो होता है उसको एल कहते हैं, चौथा जो होता है, फोर्थ जो होता है उसको हम कहते हैं एम। लेकिन जो सिलिकॉन होता है इसको एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है। अगर 14 होगा तो पहला सेल जे सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, मैक्सिमम 2 ही रहता है। जे के बाद जो के सेल होता है, सेकेंड सेल जो के सेल होता है, इसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। बाकी कितना है, 14 से 10 गया तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये जे के एल थर्ड सेल में एल सेल में रहेगा। तो इसीलिए ये जो थर्ड सेल होता है इसको हम एल सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है, मीन्स सबसे बाहर में जो सेल होता है उसको ही हम वैलेंसी सेल कहते हैं। तो ये जो सिलिकॉन एटम है इसका बाहर में कौन सा सेल है, एल सेल है, क्योंकि पहला वाला जे होता है, सेकंड वाला के होता है और थर्ड वाला एल होता है। तो ये जो सिलिकॉन एटम होता है इसका वैलेंसी सेल एल होता है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हायर एफिशिएंसी ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर दिस स्लिप शुड बी। देखो, एक इंडक्शन मोटर का हायर एफिशिएंसी के लिए स्लिप का वैल्यू क्या होना चाहिए। लार्ज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा होना चाहिए, या जितना कम हो सके एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना कम हो सके, या 1 होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा, जब एक इंडक्शन मोटर का एफिशिएंसी का वैल्यू हायर ज़्यादा होना चाहिए तब उसका स्लिप का वैल्यू क्या होगा ना, जितना कम होगा उतना अच्छा है। स्लिप का वैल्यू जितना कम होगा एफिशिएंसी का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 - स्लिप। तो देखो, अगर स्लिप का वैल्यू कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी का वैल्यू ज़्यादा होगा, अगर स्लिप का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी का वैल्यू कम होगा। तो इसीलिए जब किसी भी इंडक्शन मोटर का एफिशिएंसी का वैल्यू हमें ज़्यादा चाहिए तब स्लिप का वैल्यू उतना ही हमें कम करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - स्लिप। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज इन द फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन। देखो, जब एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर होता है वो फाइनल उसका जितना मेजर करना होता है उस फाइनल पोजीशन में होता है, तब उस इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0 होता है, या उसका कंट्रोलिंग टॉर्क 0 होता है, या उसका डैम्पिंग टॉर्क 0 होता है, या दोनों मीन्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों का वैल्यू 0 होता है।
तो इसका आंसर होगा जब एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर होता है वो उसका फाइनल डिफ्लेक्टिंग पोजीशन में होता है, मीन्स जितना उसका मेजर करना होता है, मापना होता है वहीं पर होता है, उस कंडीशन में उसका जो डैम्पिंग टॉर्क होता है वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये हमारा मान लो एक एमीटर है, इस एमीटर को हमें 1 एम्पियर करंट को मेजर करना होगा। तो देखो ये जो नीडल है, ये जो पॉइंटर है, ये वाला पॉइंटर है, ये एक के पास है, तो ये इसका फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन में है। जब इस पोजीशन में ये एमीटर होगा तब तो इसमें जो इसका जो डैम्पिंग टॉर्क है इसका वैल्यू 0 होगा, बाकी जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों का वैल्यू बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज एट व्हिच कोरोना ऑकर्स इज कॉल्ड। देखो ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोना होता है, कोरोना इफेक्ट जो होता है, तो कौन सी वोल्टेज की मिनिमम वोल्टेज होता है जिससे उससे अगर ज़्यादा होगा तो कोरोना इफेक्ट होगा, तो वो वोल्टेज को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कहेंगे, या विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज कहेंगे, या फ्लैश ओवर वोल्टेज कहेंगे, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन लाइन में जब क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से वोल्टेज ज़्यादा होगा मीन्स उसमें कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में लाइन की वोल्टेज क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो उसमें कोरोना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये ट्रांसमिशन लाइन है, मान लो ये फेज है और ये न्यूट्रल है, तो दोनों के बीच का जो वोल्टेज होता है वो अगर इस क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होगा ना, कोरोना होगा, जिससे क्या होगा देखो वायलेट ब्लू कलर लाइटनिंग प्रोड्यूस होगा और हिसिंग साउंड होगा और ओजोन गैस प्रोड्यूस होगा। ये सभी के सभी हमारा कोरोना इफेक्ट से ये सभी प्रोड्यूस होते हैं। तो इसीलिए इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन थर्मल पावर स्टेशन इकोनोमाइजर आर यूज टू हियर। देखो जो थर्मल पावर स्टेशन होता है उसमें इकोनोमाइजर को हम क्यों यूज करते हैं? टू हीट इकोनोमाइजर को जो यूज करते हैं हम, इनमें से किसको हीट करने के लिए हम इकोनोमाइजर को यूज करते हैं? एयर को हीट करने के लिए, स्टीम को हीट करने के लिए, या फीड वाटर को हीट करने के लिए, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा थर्मल पावर स्टेशन में जो इकोनोमाइजर होता है उसको हम फीड वाटर को हीट करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, देखो ये जो हमारा फिगर है ये हमारा थर्मल पावर स्टेशन का है। इसमें देखो ये है बॉयलर और ये है इकोनोमाइजर। देखो जब पंप से वाटर इनपुट दिया तो पानी दिया जाता है तो ये पहले इकोनोमाइजर को जाता है, उसके बाद इकोनोमाइजर से बाहर आने के बाद वो बॉयलर को जाता है। बॉयलर में क्या होता है, जब पानी जाता है वो बॉयलर क्या करता है, उस पानी को वेपर में कन्वर्ट करता है। अगर देखो अगर जब बॉयलर को वाटर जाता है उससे जाने से पहले ही अगर हम उसे थोड़ा हीट कर देंगे तो क्या होगा ना, जब बॉयलर होता है उसको उस वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए और आसान रहेगा। तो इसीलिए जो इकोनोमाइजर होता है वो फीड वाटर को बॉयलर को आने से पहले ही क्या करता है ना, कुछ हीट करता है, उसके बाद वो बॉयलर को जाता है। तो इसीलिए फीड वाटर को हीट करता है बॉयलर में एंट्री होने से पहले। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कॉपर लॉसेस अकाउंट फॉर अबाउट डेज ऑफ द टोटल लॉसेस। देखो एक ट्रांसफार्मर में टोटल लॉस मान लो 100% है, अगर टोटल लॉस 100% होगा तो उनमें कॉपर लॉस का परसेंटेज क्या रहेगा? 65%, 50%, 80% या 95%? तो देखो इसका आंसर होगा लगभग ये जो ऑप्शन है ये 85% होगा। तो देखो जो ट्रांसफार्मर का टोटल लॉस होता है उसका लगभग 85% होता है कॉपर लॉस। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर 85%। और एक बात याद रखो, जो कॉपर लॉस होता है उसका ये देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। कॉपर लॉस सिर्फ ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है, जो कोर लॉस या आयरन लॉस होता है वो ट्रांसफार्मर की कोर में होता है। और जो कॉपर लॉस होता है ये लगभग 85% होता है, टोटल लॉस का 85% होता है, ये 85% होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर कंज्यूम इन एन एसी सर्किट इज गिवन बाय। देखो एक एसी सर्किट में जो पावर कंज्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या है? हम सब जानते हैं पावर इज इक्वल टू VI cos थीटा, ये होता है उसका फॉर्मूला। लेकिन ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से
कुछ ऐसा फार्मूला नहीं है। लेकिन देखो अगर इसको हम, ये हमारा RMS वैल्यू है वी RMS, अगर इसको मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो वी मैक्स डिवाइड बाई √2 होगा। अगर आई को भी हम मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो आई मैक्स डिवाइड बाई √2 होगा, इंटू कॉस थीटा को कॉस थीटा रहेगा। तो √2 इंटू √2 होगा, तो वी मैक्स इंटू आई मैक्स इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। ये वाला फॉर्मूला देखो, वी मैक्स इंटू आई मैक्स इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रिस्टल डायोड कैन बी यूज एज ए रेक्टिफायर बिकॉज इट ऑफर्स। देखो जो डायोड होता है, क्रिस्टल डायोड होता है, उसको हम रेक्टिफायर जैसे यूज क्यों करते हैं, रेक्टिफायर में यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उसका दोनों डायरेक्शन में लो रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस कम रहता है, या एक डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है और दूसरी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस कम रहता है, या दोनों डायरेक्शन में रेजिस्टेंस हाई रहता है, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो डायोड होता है उसका एक डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है और दूसरा डायरेक्शन में उसका रेजिस्टेंस कम रहता है, तो इसीलिए इसको हम रेक्टिफायर में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो जो हमारा डायोड होता है वो एक स्विच जैसा होता है, अगर हम उसको फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में यूज करेंगे तो देखो जब एक स्विच क्लोज मीन्स ऑन कंडीशन में होता है, ठीक वैसे ही काम करता है। लेकिन जब हम उस डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्शन करेंगे तो देखो जब एक स्विच ऑफ रहता है मीन्स ओपन रहता है वैसे ही काम करता है। तो देखो अगर इधर हम फॉरवर्ड बायसिंग रखें कंडीशन में रखेंगे तो करंट फ्लो आसानी से होगा, और रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होता है, एक ऑफ स्विच मीन्स ओपन स्विच जैसा काम करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। और फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो डायरेक्शन जो रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू कम रहेगा, करंट आसानी से फ्लो होगा, और अगर रिवर्स बायसिंग में होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा और करंट फ्लो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफॉर्मर दैट शुड नेवर द सेकेंडरी ओपन सर्किटेड व्हेन प्राइमरी इज एनर्जाइज्ड। देखो इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी को हम ओपन नहीं करेंगे, नेवर कभी भी ओपन नहीं करेंगे जब उसका प्राइमरी को हम एनर्जी मीन सप्लाई दे, प्राइमरी वाइंडिंग जब सप्लाई में होता है उस कंडीशन में उसका सेकेंडरी वाइंडिंग को हम कभी भी ओपन नहीं करेंगे। तो उसका वो ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर होगा, या वोल्टेज ट्रांसफार्मर, या ऑटो ट्रांसफार्मर, या करंट ट्रांसफार्मर। तो इसका आंसर होगा जो करंट ट्रांसफार्मर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका अगर प्राइमरी वाइंडिंग को हम एनर्जाइज मीन सप्लाई के साथ कनेक्शन करते हैं तो उसका सेकेंडरी वाइंडिंग को हम कभी भी नेवर ओपन सर्किट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और जो करंट ट्रांसफार्मर होता है इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं? इसको हम हाई करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। हम सभी जानते हैं करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं, लेकिन जो एमीटर होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है, लेकिन ज़्यादा करंट को मेजर करने के लिए हम करंट ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। और जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। देखो मान लो ये जो वायर है इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक सिटी करंट ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन करेंगे, जिससे क्या होगा, इसका जितना वोल्टेज था, याद रखो करंट और वोल्टेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट और वोल्टेज, अगर ये करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है मीन्स ये वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, जब वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली करंट का वैल्यू कम होगा। तो इसीलिए जो सिटी होता है ये एक हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो प्राइमरी में जितना वोल्टेज था सेकेंडरी में उसका वोल्टेज और ज़्यादा इंक्रीज होगा, अगर सेकेंडरी में वोल्टेज इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली करंट का वैल्यू कम होगा। और इस कम करंट को मेजर करने के लिए हम इधर क्या करेंगे, सेकेंडरी में एक एमीटर को कनेक्शन करेंगे, उस एमीटर जितना करंट को मेजर करेगा उस रेशियो के मुताबिक हम कैलकुलेट करके प्राइमरी में कितना करंट है वो हम कैलकुलेट करेंगे, उससे हमें मालूम होगा कि इस वायर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। और इस हाई अमाउंट को कौन मेजर करता है, करंट ट्रांसफार्मर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं सिटी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।